प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम 324 कोड जो एफए है उसके बाकी क्वेश्चन को करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वो पार्ट अब तक नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको वहाँ से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 4 क्वेश्चन इसके कर चुके थे, है ना। अब 5वें से शुरू करते हैं। देखिए फिफ्थ का क्या क्वेश्चन कहता है कि सभी खंडों को हल करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि ये जो है इसके बराबर है। वैसे तो ये एक्सरसाइज आपकी सिलेबस से हट चुकी है, लेकिन ये तो पिछले साल भी हट गई थी। लेकिन इसमें से क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम इस सेट के इस चैप्टर के क्वेश्चन को या इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जरूर करेंगे, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आसान भी है और कोई दिक्कत नहीं है करने में, तो क्या ही दिक्कत है, कर ही लेते हैं इसको, ठीक है ना। 5 नंबर आ ही जाएंगे। 4a² b² c²। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक बार आपको जरूर दोबारा से लिखनी है यही लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सबसे पहले ऑपरेशन क्या लगाते हैं कि आप पहली कॉलम में से ए कॉमन ले लीजिए, दूसरी कॉलम में से बी कॉमन ले लीजिए, तीसरी कॉलम में से सी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए C1 में से ए, C2 में से बी और C3 में से सी, उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर, ठीक है ना। उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, दूसरी से बी कॉमन आ जाएगा, तीसरी से सी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो ए बचेगा, इन दोनों में से ए बाहर चला गया तो क्या बचा, ए प्लस बी, और यहाँ से भी ए बाहर चला गया, यहाँ बी बचा। इसी तरीके से यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, ठीक है ना। आपकी ये हो गई। अब हम क्या ऑपरेशन इसमें लगा सकते हैं जिससे हम कुछ कुछ इसके नज़दीक होते चले जाएं, ठीक है ना। देखिए अगर मैं इस सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो ये 2ac हो जाएगा ना, 2a प्लस सी हो जाएगा, और ये 2a प्लस बी हो जाएगा, और ये 2b प्लस सी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास ये बन जाएगा ए प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यानी 2a हो जाएंगे और 2c हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 कॉमन लेकर के। इसी तरीके से 2a प्लस बी हो जाएगा, और इसी तरीके से 2b प्लस सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कॉलम हम जू के तू लिखेंगे क्योंकि इनमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है ना। तो हम इनको जू का तू लिख देंगे। अब देखिए 2 कॉमन आ जाएगा C1 में से, तो यहाँ पे लिख लेना C1 में से 2 कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ये वाली लाइन इसी तरीके से कॉमन लेने पर, ये लाइन यहाँ पे लिखना तुम नीचे। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2abc, और ये आ जाएगा आपका a प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ये हो जाएगा सी बी, बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए प्लस सी, ए और सी, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको बस मुझे इसके करीब जाना है, ठीक है ना। देखो 2 तो मेरा आ गया, अब मुझे एक abc और लाने हैं, एक एक abc और एक 2 लाना है मुझे, ठीक है ना। तो इसको छोटा करो, जितना हो सके उतना छोटा करो। अब देखिए अगर मैं इसमें से ये घटा दूं तो सी से सी हट जाएगा, बी से बी हट जाएगा, और यहाँ पे पूरा ही जीरो हो जाएगा, है ना। तो दोनों में ए आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, एक और कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो हम क्या करेंगे, C1 में C1 माइनस C2 लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2abc, और यहाँ पे इसमें से जब ये घटाएंगे तो सी से सी हट जाएगा, ए बचेगा। इसमें से ये घटाएंगे तो बी से बी हट जाएगा, ए बचेगा। बी प्लस सी में से बी प्लस सी घटाएंगे तो जीरो बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी बी, बी प्लस सी, यहाँ पर ए प्लस सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, ठीक है। तो इस वाली में से हम ए कॉमन ले लेंगे। हम क्या कहेंगे, C1 में से ए कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 2a² हो जाएगा, 2a² BC एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 1 0 सी बी, बी प्लस सी, और ए प्लस सी, ए और सी, ठीक है। अब देखियो, हम यहाँ अगर इसमें से ये घटा दे, 2 जीरो बन जाएगी हमारी, 2 जीरो बनते ही हम इसका प्रसार कर देंगे, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये कर देते हैं ऑपरेशन कि R2 में से R1 घटा देते हैं, ठीक है ना। R2 में से ही R1 हम घटा देते हैं। तो ये क्या मिलेगा आपको, 2a² BC, 2a² BC। R1 में तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की, हम R2 में करेंगे। तो R2 में से हमने R1 घटा दिया, 1 माइनस 1 0, B में से C घटाएंगे, B माइनस सी, ए में से ए प्लस सी घटाएंगे तो माइनस सी बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो ये जू का तू था, 0 B प्लस सी और सी, ठीक है ना। अब देखिए
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम आगे थे, अब हम क्या करेंगे, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, ठीक है ना, इसको एक्सपेंड कर देंगे कोरस्पोंडिंग टू R1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2a² BC, तो एज इट इज रहेगा। अब जब हम 1 के सापेक्ष सॉरी R1 के नहीं C1 के क्योंकि 2 जीरो हमने यहाँ पे बनाई है ना, इजीली यहाँ से पड़ेगा ये। तो जब हम 1 के सापेक्ष इसको प्रसार करेंगे तो इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, जो बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। C की मल्टीप्लाई B माइनस सी में हो जाएगी, C इंटू बी माइनस सी, फिर माइनस फॉर्मूले का और माइनस सी ये, तो माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे B प्लस सी में, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। बाकी दूसरा माइनस जीरो हो जाएगा और तीसरा भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इनको लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2a² BC, ये हो जाएगा आपका BC माइनस C² प्लस BC प्लस C² और C² से C² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 2a² BC और ये बचेगा 2BC, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4 2 दूनी 4 हो गया, a² हमारे पास पहले से था, एक बी ए रहा एक बी ए रहा, तो B² हो गया और 2 C हैं, C² हो गया। और यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन, ये कहता है कि आपके पास अगर फंक्शन है मोड x, तो आप इसको प्रूफ कीजिए कि ये x बराबर 0 पर सतत है और अवकलनीय नहीं है। तो देखिए मोड x को हम क्या कर सकते हैं, मोड x की खास प्रॉपर्टी ये है कि वो पॉजिटिव वैल्यू देगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो, और निगेटिव वैल्यू देगा जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को अगर हम ऐसे तोड़ लें और इससे कर लें तो भी ये आसान हो जाएगा, और अगर इस तरह नहीं करना चाहते, डायरेक्ट इसी से करना चाहते हैं, तब भी ये हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या कहलाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालते हैं, सतता के लिए चल रहे हैं हम, यहाँ पे लिख लेना सतता के लिए ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, और f(x). अब हमें ये देखना है कि 0 के लेफ्ट साइड में, यानी जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो वहाँ पे हमारा फंक्शन कौन सा है, x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो इसका मतलब फंक्शन ये है, तो f(x) की जगह हम माइनस एक्स यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे माइनस एक्स रख सकते हैं। अच्छा, ये जो निगेटिव था ये सिर्फ दिशा को दर्शा रहा था इसकी, कि लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। राइट हैंड साइड में होता तो इसको पॉजिटिव लिख देते, और यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये 0 की लेफ्ट साइड में है। तो अगली बार आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, बस फंक्शन की वैल्यू रख दी। अब इसमें x की वैल्यू लिमिट पुट कर दी तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसमें पुट करेंगे -0, और 0 का मतलब 0 ही रहेगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कहती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, अब की बार राइट में है, 0 के राइट में है ना तो प्लस लगाएंगे। अब 0 के राइट में मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी वैल्यू x की, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) बराबर x है, तो हम क्या रखेंगे, f(x) की जगह x रखेंगे, तो ये आ जाएगा x, और इसमें लिमिट पुट करेंगे ये भी 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो दोनों 0 आ रही हैं। एक फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लो 0 पे, क्योंकि हम x बराबर 0 पे ही तो चेक कर रहे हैं ना, x बराबर 0 पे उसने कहा था। तो x बराबर 0 पर देखिए, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो तब फंक्शन हमारा ये है, ठीक है ना। तो x बराबर 0 पर अगर फंक्शन f(x) बराबर x है तो मैं इसमें 0 रखूंगा, तो ये 0 यहाँ पर भी रखूंगा तो 0 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू बराबर आ गई है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, और उसके साथ फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तो इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा, अतः f(x) x बराबर 0 पर सतत है, ठीक है। अब अवकलनीयता के लिए चलते हैं, यहाँ पे लिख लो अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए, अवकलनीयता के लिए चलते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा इसमें, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन हमारा वही है, ठीक है ना, फंक्शन हमारा यही है जो ऊपर था। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या होता है फॉर्मूला, इसमें लिमिट ये होता है h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या होता है a माइनस एच, है ना, f ऑफ a माइनस एच, a हमारे पास क्या है 0, तो 0 माइनस एच हो गया, माइनस f ऑफ a होता है, f ऑफ a 0 है हमारे पास, अपॉन में आता है माइनस के h, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी अपनी। अब देखिए यहाँ से क्या मिला हमें, हमें मिला लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस एच और माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 का मतलब f ऑफ 0 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो आपने वैल्यू निकाली थी f ऑफ 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 रख देते हैं और अपॉन में रख देते हैं माइनस के h। तो देखिए बच्चों, f ऑफ माइनस एच 0 में से कुछ घट रहा था, 0 में से हमने कुछ घटाया तो इसका मतलब निगेटिव वैल्यू आएगी। अब निगेटिव वैल्यू पर यानी x का मान निगेटिव आ रहा है ये, और निगेटिव वैल्यू पे फंक्शन कौन सा है हमारा, जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो हमारा फंक्शन f ऑफ x बराबर माइनस एक्स है।
तो आपको ये जो माइनस एच है ना यहाँ पर, ये वाला जो माइनस एच है ये आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ से ये वाला फंक्शन बनेगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू पर फंक्शन ये है हमारा, है ना, माइनस एक्स। तो इसमें रख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसमें भी रख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना, तब भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रखते हैं इसमें ये आ जाएगा आपका माइनस एच, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से ये प्लस एच हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल आउट होकर के -1 बच गया, लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव हम ऐसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। यहाँ पर जीरो माइनस एच था क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड में हम थे, अब जीरो के राइट साइड में हम जा रहे हैं तो इसका मतलब जीरो प्लस एच आएगा, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ जीरो ही आएगा और अपॉन में पॉजिटिव एच आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में निगेटिव एच आता है और राइट हैंड डेरिवेटिव में नीचे पॉजिटिव एच आता है। अब देखिए लिमिट, आप यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब जीरो के राइट साइड में चले गए यानी जीरो से बड़ी वैल्यू आ गई, जीरो से बड़ी वैल्यू में कौन सा फंक्शन है हमारा, यही है, तो हम यहीं पे जीरो प्लस एच रखेंगे, इसका मतलब जीरो प्लस एच यहीं पे आ जाएगा ही। तो आपका सिंपल सा हो जाएगा जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो ही है और अपॉन में एच, एच से एच कट जाएगा तो वन ही बचेगा और लिमिट पुट करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता, तो वन आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अलग अलग हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, दोनों बराबर नहीं है, अतः हमारा फंक्शन अतः फलन एफ एक्स बराबर जीरो पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्रूफ। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आप इसको बगैर डिवाइड किए यानी मोड एक्स को दो पार्ट में ना तोड़ करके आप सिंगल पार्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप मोड एक्स ही रख लीजिए, यहाँ पर भी मोड एक्स ही रख लीजिए, इसी तरह जब फंक्शन यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे भी मोड ही रख लीजिए, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आपका तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, गया क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है ये पहले ही हम करा चुके हैं आपको, तो ये हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सेम ही कराऊंगा जैसा पहले करा था ऐसे ही कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ हुआ था, ये 324 बीसी कोड में है, ठीक है ना, बीसी कोड में नोवे के ख पार्ट का फर्स्ट पार्ट है ये, इसको वहाँ से कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप 2023 के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ 324 बीसी की वीडियो होंगी, एक दो वीडियो होंगी, सबसे लास्ट वाले पार्ट में ये देख लेना क्योंकि 9 का ख है तो सबसे लास्ट वाले पार्ट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ क्वेश्चन। घ क्वेश्चन भी बच्चों हम आपको करा चुके हैं 324 ए एक्स पार्ट में, ए एक्स पार्ट 2023 का सबसे पहला कोड है, सबसे पहला कोड जो मैंने कराया हुआ है, तो वहाँ पर आप इसको कीजिएगा, छठे का लास्ट पार्ट है ये वहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ के लास्ट पार्ट पर चलते हैं, ये कह रहा है कि हल कीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, ये बच्चों क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर फॉर्म में बन रहा है, ठीक है ना, रेखिक अवकल समीकरण है ये। अब इसको हमें हल करना है, देखिए कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की इसको हम इसकी तुलना हम इससे कर देंगे पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तो इससे तुलना करेंगे तो y के इंटू में जो होगा वो p होगा यानी कोट एक्स, और बाकी इक्वल के इधर जो रखा होगा वो सब q होगा यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें निकालना है इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर पी डी एक्स, ठीक है, जब डी वाई अपॉन डी एक्स वाली फॉर्म हो, और अगर डी एक्स अपॉन डी वाई वाली फॉर्म हो, ऊपर एक्स हो नीचे वाई हो, तो यहाँ पर पी डी वाई होगा क्योंकि ये पी जो होगा ये वाई की टर्म में होगा, ठीक है ना, वो अच्छे से आपने याद कर रखा होगा। तो यहाँ पे पी की वैल्यू रखते हैं कोट एक्स और डी एक्स। अब कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग साइन एक्स, तो इसको हम लॉग साइन एक्स लिख देंगे, लॉग साइन एक्स, और ये जो ई की पावर लॉग ही बनता है ये हट करके साइन एक्स नीचे आ जाता है, ठीक है ना, साइन एक्स डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आई एफ हमारा हो गया, अब समीकरण के हल पर चलते हैं। समीकरण का हल होगा इस तरीके का, y इंटू आई एफ इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू है साइन एक्स इक्वल्स टू समाकलन, q की वैल्यू है अपने पास
2x प्लस एक्स स्क्वायर कोट एक्स और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका साइन एक्स और डी एक्स और प्लस सी। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर लो मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 2x साइन एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, कोट को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, साइन से साइन कट करके यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं देखता हूँ 2x साइन एक्स को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है ना, 2x साइन एक्स को एज इट इज़ रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, तो उसमें मेरा ये वाली टर्म सेम बन जाएगी। कैसे, देखिए फर्स्ट फंक्शन हम रखेंगे इसको और सेकंड फंक्शन हम इसको रखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज़ है, सेकंड का हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन आया कोस एक्स का साइन एक्स, यहाँ पर खंडस समाकलन लगा रहे हैं हम, ठीक है ना, फिर माइनस लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन आएगा, इसका हो जाएगा 2x, पहले का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स डी एक्स और प्लस में आ जाएगा सी। अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम बन गई, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना, और यहाँ पर है वाई साइन एक्स, तो ये आ जाएगा वाई साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं या फिर y बराबर, ये जो y के इंटू में कुछ भी हो वो इधर पहुँचा दो, तो साइन एक्स दोनों के डिवाइड में जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स और यहाँ पर आएगा प्लस सी अपॉन साइन एक्स। ठीक है ना, अब साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन एक्स को हम कोसेक एक्स लिख सकते हैं, तो c इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6th का कै पार्ट। कहता है कि रेखाओं इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, और रेखा इसने कार्तीय रूप में दे रखी है, ठीक है ना, तो बहुत आसान है ये। देखिए हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे पहले तो, किससे, x प्लस 3 अपॉन माइनस 3, इसको लिख देना, दी गई रेखाएं x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 बराबर y माइनस 1 अपॉन 1 और बराबर z माइनस 5 अपॉन 5 तथा x प्लस 1 अपॉन माइनस 1 y माइनस 2 अपॉन 2 z माइनस 5 अपॉन 5 की तुलना x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 तथा x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 बराबर c2 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो नीचे हम देखेंगे, पहले ये देख लीजिए ऊपर वालों की फॉर्म बिल्कुल इसके जैसी है ना जी, बिल्कुल इसके जैसी है, मतलब मेरे कहने का ये है कि x के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, y के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, z के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, तो ऐसी फॉर्म ऊपर मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखिए x y z के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जो नीचे होगा वो a1, यहाँ पे b1, ये c1, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा, तो आपका a1 बराबर -3 आ गया, b1 बराबर 1 आ गया और c1 बराबर 5 आ गया। इसी तरह a2 बराबर -1 आ गया, b2 बराबर 2 आ गया और c2 बराबर 5 आ गया, ठीक है ना। अब बीच के कोण का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसको अगर मैं रेखा 1 मान लूँ और इसको मैं रेखा 2 मान लूँ, तो मैं यहाँ कहता हूँ कि रेखा 1 व 2 के बीच का कोण वो क्या होगा, वो होगा कोस थीटा इक्वल्स टू, वो होगा मोड में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बस आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है सारी और सॉल्व कर लेना है बस, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, यहाँ आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। a1 a2 हम रखेंगे, a1 a2 -3 इंटू -1 3 आ जाएगा, प्लस b1 b2 2 एकम 2 आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा, प्लस c1 5 और c2 5 यानी आ जाएगा 25 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर 25 और एक 26 और 9 35 यानी 35 आ जाएगा, और दूसरे वाले का रूट क्या आएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर 1 और 4 5 और 25 30, यह आ जाएगा 30 आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से ओवरऑल आपका मिलेगा 30 अपॉन अंडर रूट 35 और अंडर रूट 30, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये आ जाएगा आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू, सारा पॉजिटिव पहले से ही है ये, तो इसको मोड को हटा भी सकते हैं अब हम, ठीक है ना। इस 30 को, ऊपर वाले 30 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 30 इंटू अंडर रूट 30 अपॉन अंडर रूट 35 ये पहले से है और अंडर रूट 30 भी ये पहले से है, इससे एक कट जाएगा, बचेगा ये। अब
इन दोनों को मैं एक ही रूट में लिख सकता हूँ 30/35। अब 5 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, तो ये कितना हो जाएगा √6/7। तो हम इसको लिख सकते हैं √6/7, √6/7। तो ये क्या आ जाएगा थीटा, ये थीटा आ जाएगा आपका थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √6/7। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा आंसर, बीच का कोण। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास कुल गेंदें कितनी हैं? अगर हम देखें तो कुल गेंद हमारे पास है 10 + 5 यानी 15 गेंदें, 10 + 5 यानी 15 गेंद। ठीक है, जिसमें से लाल गेंद कितनी है और काली गेंद कितनी है वो भी आप लिख दीजिए, थोड़ी सी थ्योरी बढ़ जाएगी, है ना। लाल गेंद कितनी है अपने पास, सॉरी लाल तो है ही नहीं, लाल की जगह काली है। ठीक है ना, तो काली कर लेते हैं। काली गेंद हमारे पास 10 हैं और सफ़ेद गेंद हमारे पास कितनी है, सफ़ेद गेंद बराबर 5 है। ठीक है, ये हमने लिख दी। अब ये कह रहा है कि दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, यानी जब हमने पहली निकाली थी गेंद वो बाहर ही रख ली, ठीक है ना, फिर दूसरी गेंद निकाली। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कि थैले में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है, दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। अब मैं अगर पहली गेंद निकालता हूं तो देखिए पहली गेंद निकालने की प्रायिकता, पहली गेंद काली निकालने की प्रायिकता, ठीक है ना, पहली काली गेंद, यहां पे काली लिखना, पहली काली गेंद निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता। तो पहली काली गेंद निकलने की प्रायिकता हमारी क्या होगी, हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं, काली गेंद कितनी है 10, इनमें से कोई सी भी आ सकती है तो हमारे अनुकूल हो जाएगी, और अपॉन टोटल, टोटल का मतलब हमारे पास 15 गेंदें हैं। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 10/15 मतलब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 2/3। अब जो पहली गेंद हमने निकाली वो गेंद निकाल करके हमने साइड में रख दी, बाहर ही रख दी, थैले में नहीं डाली। ठीक है ना, अब हमारे पास दूसरी काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता होगी वो देखिए, दूसरी काली गेंद निकलने की प्रायिकता। ठीक है, तो कैसे निकलेगी वो, अब जो हमारे पास काली गेंद है उनमें से एक निकल के तो हमने बाहर रख दी, बची अंदर कितनी 9 गेंदें। ठीक है ना, और टोटल में से भी एक घट गई, टोटल 15 थी, एक काली गेंद तो हमने बाहर निकाल के रखी दी थी, तो टोटल में से भी एक घट गई, तो कितने बच गए 14 गेंद बच गई, है ना, यानी 14 बोले आपके पास बच गई। तो ये आ जाएगा आपके पास 9/14। अब वो कह रहा है कि दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, अगर दोनों को हम एक साथ देखें तब दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता या निकालने की प्रायिकता। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रायिकता गुणन नियम से दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2/3 × 9/14, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट तभी हुआ ना जब हमने दूसरी काली गेंद निकाल दी, ये तो अभी अधूरा प्रोसेस है, ये भी अधूरा प्रोसेस है, मल्टीप्लाई होकर के पूरा प्रोसेस बनेगा ये। ठीक है ना, प्रायिकता गुणन नियम ये कहता है कि जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो आप सारी प्रायिकताओं की गुना करते चलिए। ठीक है ना, अगर एक और तीसरी निकलती तो उसकी भी हम मल्टीप्लाई कर लेते, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और ये 2 सत्ते 14, 3/7 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, गए क्वेश्चन पर। ये हमने पहले ही आपको करा चुका है, और ये कहाँ कराया है हमने, ये 324 AZ कोड में 90 का क्या पार्ट है, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, हल्का फुल्का अगर चेंज भी हुआ, बहुत हल्का सा, या तो 2 इक्वेशन हो या 3 हो, 3 में से 2 यहाँ 2 वहाँ 3 हो, इस तरीके से हल्का फुल्का चेंज आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, बार बार क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गह क्वेश्चन पर। गह क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश ये और ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मान लीजिए, माना त्रिभुज के शीर्ष, तो ए है, एक तो ए है, बी है और सी है। ठीक है ना, माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी है, ये हमने मान लिए। अब इसने भी दे रखे हैं, है ना, दर्शाइए कि सदिश ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। अब हमें तो दर्शाना है, प्रूफ करना है कि हाँ ये त्रिभुज के ही शीर्ष हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हम देखो अगर कोई त्रिभुज है मान लीजिए अपने पास, और ये कोई त्रिभुज के शीर्ष हैं ए बी सी, या कोई से भी हो सकते हैं, यहाँ ए बी सी हो या ए बी सी ऐसे हो, तो अगर हम इसमें क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है, और इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है ये। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो जाती है तो ये शीर्ष किसके हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज के हो जाएंगे। उसके लिए हमें इसकी भुजाएं चाहिए, तो भुजाएं निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है ना, तो हम तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब त्रिभुज की भुजाएं,
त्रिभुज की भुजाएं, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम ए बी वैक्टर निकालेंगे और फिर उसका परिमाण निकालेंगे, भुजाएं तभी आएंगी। तो ए बी वैक्टर क्या होगा, बी के स्थिति सदिश माइनस ए के स्थिति सदिश, बी माइनस ए, तो बी में से ए घटा दो, तो बी आपके पास क्या है, बी आपके पास ये रहा शीर्ष, तो आई कैप प्लस 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, इसमें से आप माइनस कर दो कौन सा, ए वाला, ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्या हो जाएगा, आई माइनस 2 आई, ये हो गया माइनस के आई कैप, ठीक है, और ये हो गया माइनस के 2 जे कैप, और ये हो गया माइनस के 6 के कैप, -3 और +1 माइनस के 2, ठीक है, ए भी हो गया। अब निकालते हैं बी सी वैक्टर, इसी तरीके से ये सी माइनस बी हो जाएगा, सी आपका क्या है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप और -4 के कैप, इसमें से आपको घटा देना है सी में से बी घटा देना है, बी है आपका आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, तो ये क्या होगा आपका, ये बनेगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब ए सी निकाल दीजिए एक भुजा, ए सी भुजा जो आएगी आपकी वो आएगी सी माइनस ए, तो सी ये रहा, ए ये रहा, तो सी माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस -4 के कैप, माइनस इसमें से ये घट जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 गया 1 आई कैप और फिर ये -3 जे कैप और फिर ये आपका -5 के कैप, ठीक है ना, ये आपकी तीनों भुजाएं आई। अब ये भुजाएं सदिश रूप में है, ठीक है ना, हम इनके परिमाण निकालेंगे और परिमाण से फिर देखेंगे। अब परिमाण कैसे निकलेगा, इनका परिमाण देखते हैं। ए बी का परिमाण क्या आएगा, √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर फिर प्लस -2 का स्क्वायर फिर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी अगर ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का √ लेंगे तो ए बी का परिमाण निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 36 और 4 40 और 1 41, ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है ना। अब देखते हैं बी सी का परिमाण क्या है, बी सी क्या हो जाएगा आपका, ये 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 5 6, ये आ जाएगा √6। और फिर तीसरा आपका जो बैठेगा, तीसरा है ए सी का जो परिमाण है वो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 25 और 1 26 और 9 35, है ना, ये हो जाएगा आपका √35। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इन सब के रूट इधर पहुंचा दूं इनके पास तो ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो किन्हीं दो भुजाओं का स्क्वायर का सम किसी तीसरी भुजा के बराबर आ रहा होगा, है ना। तो देखिए अगर मैं ये देखता हूं भुजा ए बी के स्क्वायर का सम किसके बराबर आ रहा है, भुजा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इनके स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना, 43 बराबर 35 प्लस 6 भी 43 ही होते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक भुजा का स्क्वायर का सम किन्हीं दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा होगा, तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इनमें से कोई एक लंब कोई एक आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा, ठीक है ना। अतः हम यहाँ क्या कहेंगे, अतः दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट, इसका 6 का लास्ट पार्ट, ये कह रहा है कि x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स, ये डी वाई है, डी वाई और ये डी एक्स है और बराबर 0 है। इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है जब y बराबर 1 हो और जब x बराबर 1 पर y बराबर 1 हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको पहचानना पड़ेगा ये कौन से टाइप के अवकल समीकरण है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ, एक्स प्लस वाई डी वाई, और इसको मैं उधर भेज दूँ, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स, और डी एक्स इसके अपॉन में ले आऊँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स, और ये अपॉन में आ जाएगा, ये एक्स प्लस वाई को वाई प्लस एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वाई प्लस एक्स लिख लिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ये कौन सी आपकी अवकल समीकरण बन गई, समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है ना, जिसमें y बराबर वी एक्स पुट करना होता है या x बराबर वी वाई पुट करना होता है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म है, इसमें y बराबर वी एक्स पुट करना पड़ेगा आपको। तो पुट करेंगे y बराबर वी एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू
वी जू का तू एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस एक्स जो का तू वी का करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 में देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यानी ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी। अब इसमें वी वाई बराबर वी एक्स पुट कर लेंगे, है ना, तो यह आ जाएगा वी एक्स माइनस एक्स अपॉन वी एक्स प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेकर के कट जाएगा, x कॉमन लेंगे तो बचेगा v माइनस वन, और यहाँ से x कॉमन लेंगे ये बचेगा v प्लस वन, इससे ये कट जाएगा। तो हम v उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन और माइनस वी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा v माइनस वन माइनस वी की मल्टीप्लाई v प्लस वन में हो जाएगी और अपॉन में आ जाएगा v प्लस वन। ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस वन ये वाला, फिर माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी की वन में करेंगे माइनस वी आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपका वी प्लस वन। वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में आ जाएगा वी प्लस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें वेरिएबल सेपरेबल करना है, चर पृथकीकरण, एक्स वाले एक साइड वी वाले एक साइड, तो वी वाले इस साइड कर लेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस वन और ऊपर आ जाएगा वी प्लस वन डी वी, और ये डी एक्स इधर चला जाएगा एक्स भी इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, अब देखिए दोनों ओर का इंटीग्रेशन हम कर देंगे, दोनों ओर का इंटीग्रेशन करने पर समाकलन करने पर लिख दीजिएगा और फिर इंटीग्रेशन करिएगा। अब इंटीग्रेशन का खेल है, ठीक है ना, आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट तो ये इसका बन नहीं रहा कुछ, तो हम क्या करते हैं इसको दोनों को अलग अलग अपॉन में लिख देते हैं, इसके वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, और ये पूरे में आ जाएगा डी वी और ये हो जाएगा माइनस बाहर वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको टी मानता हूँ तो मेरा टू वी डी वी का आएगा, टू वी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं पहली 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लूँगा यहाँ पर, चलो अभी नहीं करता, नेक्स्ट में करूँगा जब इनको दोनों को अलग अलग कर दूंगा, v अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी यहाँ पर, और फिर इसको 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी और बराबर माइनस के 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं टी मानता हूँ तो टू वी डी वी का मेरे पास डिफ्रेंशिएशन आएगा, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड पहले ही कर लेता हूँ। अब इसको टी मानेंगे तो ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन रखा हुआ है ऊपर, तो जब ऐसा फंक्शन मिल जाए जहाँ नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन रखा हो तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2 लॉग और फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन था आपका वी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, क्लियर है बात, फिर प्लस में आएगा 1/वी स्क्वायर प्लस वन होता है टेन इनवर्स वी का इंटीग्रेशन, और ये होगा 1/x log x का। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका प्लस में यहाँ पे c। ठीक है, c1 कह लो इसको। अब यहाँ पे आएगा देखिए 1/2 लॉग, इसको मैं वैल्यू रख दूं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, और ये log x इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा प्लस में log x, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा log x, और ये टेन इनवर्स v, इसको भी यहीं पे रखा रहने दो, है ना, प्लस टेन इनवर्स v बराबर c1। अब देखिए बच्चों जरा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे इसको इसके साथ सॉल्व करना है तो मैं तब तक नहीं सॉल्व कर पाने का जब तक ये 1/2 इसके सामने रखा हुआ है। दोनों में से 1/2 कॉमन लेने के लिए मुझे इसमें भी 1/2 लगाना पड़ेगा, 1/2 इसमें मैं लगा नहीं सकता डायरेक्ट, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दी, लेकिन जो वो मल्टीप्लाई वाला 2 था वो इसकी पावर में चला गया यहाँ, तो मैंने इसको पावर में लगा दिया यहाँ। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, ये log m की पावर n है तो n तो आगे आ जाता है, 2 से 2 कट जाता है, log x ही बचेगा, log x ही था, तो यानी क्वेश्चन पे हमारे कोई फर्क अभी नहीं पड़ा। अब 1/2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये log m बनेगा और log n बनेगा, तो log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू एन, यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में हो जाएगी log m इंटू एन, और प्लस में टेन इनवर्स v हो जाएगा और बराबर में c1, v को भी y अपॉन एक्स रख दो। ठीक है ना, यहाँ पर भी रख दो y अपॉन एक्स। देखिए हमने ये कहाँ से रखा है v बराबर, क्योंकि हमने माना था हमने ये माना था y बराबर वी एक्स, है ना, सबसे शुरू में, तो वहाँ से अगर मैं v की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो क्या आएगी y अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन, ये 1/2 अगर मैं चाहूँ तो इसका एलसीएम ले करके इसको उधर भी भेज सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका log इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर करो, जब पहली टर्म में करोगे तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, दूसरी टर्म में करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी 2 टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, और ये 2 इधर भी चला जाएगा 2c1, क्योंकि वो नीचे आएगा ना, पूरे के अपॉन में 2 आएगा, वो घूम करके ऊपर चला जाएगा। मैं बहुत से स्टेप नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, आप उनको कर लीजिएगा। अब उसने एक स्पेसिफिक वैल्यू दी है कि x बराबर 1 जब हो तो y बराबर 1 होगा, जब x बराबर 1 हो तब y बराबर 1, जब तब ऐसे लिख लो, तो यहां से c1 की वैल्यू निकलेगी। अच्छा, इस 2c1 को मैं क्या कह देता हूं, c कह देता हूं ओनली। ठीक है,
इसी को मैं सी कह देता हूँ, यहाँ पे सी है बस ये अब, ठीक है। या चलो आप 2c1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम x1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, जब 1 रखूंगा y की, x की वैल्यू 1 रखूंगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और +2 tan इनवर्स, यहाँ पे 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 आ जाएगा बस, ठीक है, बराबर 2c1। ये कितना हो जाएगा log 2, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 π/4 होती है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो होता है वो tan π/4 की वैल्यू होती है, 10 रखूंगा कट जाएगा, π/4 आएगा, तो 2 × π/4, इससे मल्टीप्लाई होकर के कट जाएगा, ये बनेगा 2c1, यानी 2c1 की वैल्यू आपके पास आई log 2 π/2, है ना। 2c1 की जो वैल्यू आई वो आई log 2 + π/2। अब ये वैल्यू उठा करके मैं कहाँ रखता हूँ, इस समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ, क्योंकि यही तो हमारा हल है। तो समीकरण 3 से तो ये आ जाएगा आपका log x² + y² प्लस 2 tan इनवर्स y/x बराबर 2c1 की जगह क्या वैल्यू रख दूंगा, ये वाली वैल्यू रख दूंगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका π/2 log 2 + π/2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इसका हल, विशिष्ट हल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 का क्या पार्ट, ये कह रहा है कि समीकरण निकाय इतने को हल कीजिए, और ये जो निकाय है ये पहले भी आया हुआ है किसी कोड में, तो मैं वो कोड आपको बता देता हूँ कहाँ आया हुआ है ये, और फिर आप इसको वहाँ से डायरेक्ट कर लेना, ठीक है ना। ये 324 BA में 8वें का क्या है, ठीक है ना, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा। 324 BA में 8वें का क्या पार्ट है, ये 8वें का क्या पार्ट, आप इसको वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। लिंक डिस्क्रिप्शन में सबकी मिल जाएगी, ये 2023 में आया हुआ कोड है, ठीक है। अब 7वें के ख पार्ट पर चलते हैं। देखिए 7वें का ख पार्ट इसने क्या दे रखा है, ये a बराबर ये दे रखा है 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा और माइनस कोस अल्फा, ठीक है। यहाँ तो एडजॉइंट ए और ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए तो निकलेगा ही, तो वो रास्ते में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप ए इनवर्स के लिए चलते हैं, क्या प्रोसेस है। तो देखिए ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे ए का सारणिक का मान निकालना पड़ता है। अब मैं इसको पहले सारणिक बना करके लिखूंगा, आप लिखियो, और फिर उसका सारणिक निकालना, मैं तो डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब किसी इस रो के या इस कॉलम के सापेक्ष हल कर दो, बहुत आसान पड़ेगा, क्योंकि बाकी दो एलिमेंट जीरो ही हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1, सबसे पहला ये वाला 1, ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा आ गया, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये होता है 1। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ जाएगा वो माइनस के 1 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसके सहखंडों के लिए चलते हैं, आव्यूह ए के सहखंडों के लिए, तो इसके जो सहखंड बनेंगे बच्चों, उन्हीं से आपका एडजॉइंट ए बनता है। तो इसके सहखंडों से एक आव्यूह बनेगी, आप पहले इसके सहखंड यहाँ निकालना, ठीक है। अगर आपको ये प्रोसेस पता करना है कि किस तरीके से निकलते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको, 324 AX कोड है 2023 में आया हुआ पहला, 324 AX, ठीक है ना, 324 AX। इस वाले कोड में जो इस तरीके का ए इनवर्स वाला क्वेश्चन है, आप उस पर चले जाइए, वहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में ये करा रखा है सारा, कि किस तरीके से हम इसके सहखंड निकालते हैं और किस तरीके से यहाँ पे एक सारणिक बनेगी, एक आव्यूह बनेगा। तो यहाँ पे एक आव्यूह बनेगा, ए के सहखंडों के लिए एक आव्यूह बनेगा बी, सहखंडों से बना आव्यूह है ये, और उस आव्यूह से फिर बनेगा एडजॉइंट ए। ये तो 1 0 0 ही आएगा, ये भी 0 0 ही आएगा, और ये आपका आएगा ये आपका आ जाएगा माइनस कोस अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, और ये माइनस साइन अल्फा, और ये आपका आ जाएगा कोस अल्फा, ठीक है। ये आपकी कुछ वैल्यू आएंगी। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, बी का परिवर्ताव्यूह, जो एडजॉइंट ए होगा, एडजॉइंट ए वो आपका बी का परिवर्ताव्यूह होगा, बी का परिवर्ताव्यूह होगा। अब इसका परिवर्ताव्यूह निकाल लीजिए, 1 0 0। परिवर्ताव्यूह कैसे निकलता है, रो की कॉलम बना दो, पहली रो की पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो 0 माइनस के कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और ये आ जाएगा आपका फिर 0 माइनस के साइन अल्फा, और ये आ जाएगा कोस अल्फा, ठीक है। ये तो आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब आपको अगर ए इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि ए इनवर्स का है, ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 1 -1 होगी, है ना, 1 -1, और एडजॉइंट है आपका ये पूरा का पूरा जू का तू।
ठीक है। अब देखिए इस माइनस की बस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर हर एलिमेंट में, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी गलती हुई हमारे से, जो ये बी आएगा ये -1 होगा और ये भी एडजॉइंट है आपका -1 होगा, और ये माइनस की वजह से इसका भी पहला एलिमेंट माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस एडजॉइंट ए के सारे एलिमेंट में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 पॉजिटिव 0 0, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सॉरी 0 0, और ये पॉजिटिव हो जाएगा कोस अल्फा, ये साइन अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके साथ ये वाला नेगेटिव हो जाएगा माइनस कोस अल्फा आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस आपका कहाँ पे मिलेगा, मैंने आपको बताया 324 AX कोड में ए इनवर्स वाला क्वेश्चन आप उठा लेना, वहाँ पे देखना बिल्कुल डिटेल में मैंने इसको करा रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। ठीक है, तो r त्रिज्या का गोला होना चाहिए और उसके अंदर एक बेलन बनाएं, गोले के अंदर एक बेलन बनेगा। तो अगर मैं ये गोला बना देता हूं, ठीक है, इसके अंदर एक अधिकतम बिल्कुल आयतन ऐसा बेलन बनाओ जो बिल्कुल टच होता रहे, ऐसा नहीं छोटा कहीं भी बीच में पड़ा हुआ है, ऐसा जो इसके चारों कोने टच हों बेलन के। तो बेलन के जब चारों कोने टच होंगे इसका मतलब वो अधिकतम आयतन का होगा, है ना। हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं, इसको ये मान लीजिए ये अधिकतम आयतन का बेलन है। ठीक है, अब ये जो गोला है ये r त्रिज्या का हमने बनाया है, तो अगर मैं देखता हूं तो ये इसकी त्रिज्या होगी r, और ये भी इसकी त्रिज्या ही है यहाँ से यहाँ तक r। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना यहाँ पे लिख देंगे, माना गोले की त्रिज्या तो r उसने दे ही रखी थी, हम तो बेलन की मान लेते हैं, माना बेलन का व्यास जो है वो x है, माना क्योंकि हम इस वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये पूरी एक बेलन की भी आधार की त्रिज्या होती है ना, तो बेलन के आधार का व्यास भी होता है, तो इस बेलन के आधार के व्यास को मैं क्या मान लूंगा, मैं x मान लूंगा। ठीक है, और इस बेलन की ऊंचाई को मैं क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, माना बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई h, माना बेलन की ऊंचाई h तथा आधार का व्यास कितना है, x है। ठीक है, x है, हमने आधार का व्यास ले लिया। अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, ये वाला ट्राइंगल अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको a कह दूं, इसको b कह दूं और c कह दूं, तो इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ये पूरा है यानी AB का स्क्वायर यानी r प्लस r, तो कितना हो जाएगा 2r, तो 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी हमारी, ये आएगा 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, h है ये, यहाँ से हमने x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि बेलन का आयतन अधिकतम दिखाना है, तो बेलन का आयतन लेके चलते हैं। माना बेलन का आयतन माना बेलन का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h है। ठीक है, ये तो होता ही है, हमने तो इसको v माना है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, v को देखो, ये r भी, ये r क्या है, ये r बेलन की त्रिज्या है, हम उसको बता देंगे बेलन की त्रिज्या है क्योंकि बेलन का आयतन है। अब और ये ऊंचाई भी h बेलन की है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल हैं ये दोनों, इनमें से कोई एक होना चाहिए बेलन का। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू, r स्क्वायर तो जू का तू रहने देते हैं, या अब अगर आप देखें r क्या है, बेलन की त्रिज्या यही यहाँ से लेकर के यहीं तक ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2r बराबर x हो जाएगा, यानी r बराबर x/2 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो r बराबर x/2 हो जाएगा, है ना, यही रहेगा ना, r बराबर x/2। तो आपका क्या होगा, मैं रख देता हूँ यहाँ पर 1/3, सॉरी 1/3 नहीं होता है इसमें, पाई r स्क्वायर h ही होता है ओनली, 1/3 तो शंकु का होता है ना, तो 1/3 हटा दो, यहाँ पे मिलेगा आपका पाई r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है x/2 और इसका स्क्वायर, और इंटू में आएगा h। ठीक है, इंटू में आएगा h, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा पाई x स्क्वायर h अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस h की वैल्यू रख दूँगा, h की नहीं x स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, सॉरी,
तो देखिए v बराबर ही हो जाएगा आपका पाई h अपॉन 4 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये हो जाएगा आपका पाई, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर एच माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये हो जाएगा पाई एच क्यूब अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, v। अब इसका DW/R2 h करेंगे h की रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन डी एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसके हिसाब से h वेरिएबल है, तो h का करेंगे तो h का 1 ही आएगा h की रिस्पेक्ट में, माइनस इसका करेंगे तो आ जाएगा 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, अब उच्चतम व निम्नतम के लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए हमें इसको जीरो रखना पड़ता है ना, dv अपॉन डी एच को फर्स्ट डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो रखना पड़ता है। तो यहाँ से जब हम इसको जीरो रखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4 को, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 3h स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 भी अपॉन में भेज दो, इसके 3 अपॉन में भेज दें यहाँ से हटा करके, ये स्क्वायर अब दोनों ओर का अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूँ तो ये आ जाएगा आपका h बराबर 2r अपॉन 4 में से 2 बाहर आ गया, r स्क्वायर का r आ गया, 3 में √3 लग गया, तो h बराबर 2r अपॉन √3 आ गई। तो ये ऊंचाई तो आ गई, लेकिन अभी अभी अधिकतम दिखाना है हमें आयतन उसका। ठीक है ना, तो h बराबर, अब इसका dv डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, d2v अपॉन डी एच स्क्वायर किसका निकलेगा, इस वाली समीकरण का दोबारा। तो यहाँ से हो जाएगा h तो इसमें है नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 माइनस इसमें h है, इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 पाई h अपॉन में 4। अब इस वाली h की वैल्यू पे ये वैल्यू देखेंगे निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, तो हम कहेंगे h बराबर 2r अपॉन √3 पर d2v अपॉन डी एच स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 4 पाई, h की वैल्यू हो गई आपकी 2r अपॉन √3। अगर देखा जाए तो ये निगेटिव ही है पूरी, है ना, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको बता दीजिए कि ये हो गई ऋणात्मक, अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब इसका आयतन अधिकतम होगा, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः h बराबर 2r अपॉन √3 पर बेलन का आयतन अधिकतम होगा, बेलन का आयतन अधिकतम है। ठीक है ना, बस ये बात प्रूफ हो गई आपकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ख क्वेश्चन कहता है कि 0 से पाई आपके पास है और x tan x है और अपॉन में है आपका sec x प्लस tan x और dx और बराबर π/2 मल्टीप्लाई π-2। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये भी आसान ही है, हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं और इसको i मान करके चलते हैं, माना i बराबर ये है। ठीक है, i बराबर 0 से पाई dx, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, परगुण 4 लगाएंगे, है ना। परगुण 4 ये कहती है कि जब हमारे पास कोई लिमिट 0 से a है और कोई फंक्शन f(x) dx है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, दोनों का मान बराबर ही होता है, तो ये लगाएंगे हम इसमें। तो ये क्या आएगा, i इक्वल्स टू 0 से पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे और यहाँ पे भी tan x की जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे और अपॉन में भी sec पाई माइनस एक्स रखेंगे और प्लस इसमें भी tan पाई माइनस एक्स ही रखेंगे और ये आ जाएगा dx। अब देखा जाए तो 0 से पाई tan 180 माइनस थीटा रहेगा तो tan थीटा ही, लेकिन माइनस में आ जाएगा क्योंकि 180 माइनस थीटा जो है वो सेकंड कोडेंट में है, 180 माइनस थीटा सेकंड कोडेंट में, और वहाँ पे tan भी sec भी दोनों निगेटिव है, तो यहाँ पे ओवरऑल माइनस के आ गया, माइनस के tan x। ठीक है, और इसी तरह नीचे भी माइनस के sec x आएगा और इसी तरह माइनस के tan x ही आएगा, तो मैंने माइनस नीचे से भी कॉमन ले लिया। ठीक है, बन गया सेम ही, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर के ये बन गया। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब अगर समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ दूं, ठीक है, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 1 व 2 में दोनों में i है, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, और दूसरी साइड में आपका ये है 0 से पाई, एक में है आपका x tan x अपॉन sec x प्लस tan x
डी एक्स, है ना। और दूसरी में है 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, इसके अपोन में हो जाएगा ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों, 0 से पाई एक्स टेन एक्स और अपोन में है आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। प्लस एक 0 से पाई ये हो गया। देखो इसमें दो टर्म है, टेन एक्स की मैं पाई में मल्टीप्लाई करूँ और टेन एक्स की मैं एक्स में मल्टीप्लाई करूँ, दो अलग अलग टर्म बनेगी। उन दोनों टर्म के अपोन में दोनों अलग अलग दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से दो टर्म निकल करके आएगी, एक आएगी ये पाई टेन एक्स अपॉन में ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। और एक आएगी माइनस में 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये जो है ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। आपके पास बचेगा टू आई इक्वल्स टू ये पाई बाहर 0 से पाई और ये बचेगा टेन एक्स सॉरी ये क्या होना था इसका, हाँ टेन एक्स और अपॉन में आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये बचा आपके पास, ठीक है ना। अब इसको भी मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसको मैं कैसे करूँगा, इसमें मैं सेक एक्स जोड़ूंगा और सेक एक्स घटाऊंगा, तो जो जोड़ूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना, अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और एक घटाऊंगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है बच्चों। पूरे में आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए पाई, इन दोनों को अलग अलग कर दो, ये वन बच गया, ये हो गया 0 से पाई वन डी एक्स और ये हो गया 0 से पाई सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये पाई चलो इसको मैं बाद में लिख लूँगा, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब तो ये है मेन काम इसका। तो अगर मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लेता हूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, देखिए सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, है ना, और डी टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से अगर मैं सेक एक्स कॉमन ले लूँ, सेक एक्स, तो ये क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा मुझे टेन एक्स और प्लस में आ जाएगा सेक एक्स, ठीक है, और इंटू में डी एक्स इधर से आ जाएगा और इक्वल्स टू चला जाएगा डी टी। अब गौर से देखिए, ये जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है इसको तो मैं टी लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने मान लिया टी इसको, और वो टी मैं उधर डिवाइड में पहुंचा दूंगा, तो यहाँ बचेगा सेक एक्स डी एक्स और ये जो टी बना इसको मैं डिवाइड में पहुंचा दिया डी टी अपॉन टी, ठीक है। एक तो ये हो गया, और अब लिमिट भी चेंज करनी है मुझे। जब लिमिट मेरी, जब ये x बराबर जीरो है, x बराबर जीरो है, तो x बराबर जीरो में यहाँ पे रखूंगा तो t बराबर क्या आएगा, अब ये मिलेगा आपको t बराबर मिल जाएगा, t बराबर आ जाएगा वन, और जब आप x की वैल्यू पाई रखोगे तो t बराबर आ जाएगा माइनस वन, ठीक है ना। आप सॉल्व कर लेना सेक जीरो को, टेन जीरो, सेक पाई और टेन पाई, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी लिमिट आ जाएगी, लिमिट क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 0 से पाई, इसका भी डिफरेंशिएशन कर ही देते हैं, वन का हो जाएगा आपका x और लिमिट 0 से पाई माइनस, यहाँ पे लिमिट आपकी हो गई माइनस सॉरी प्लस वन से माइनस वन, और ये आपका हो गया, इसको सेक एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी बाई टी और नीचे वाले को लिख सकते हैं टी। तो देखिए ये टी था और डी एक्स को हमने लिखा डी टी अपॉन टी, तो एक और टी नीचे आ गया तो टी स्क्वायर हो गया, तो वन अपॉन टी स्क्वायर का अब क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा पाई माइनस जीरो माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर का हो गया माइनस के वन अपॉन टी इंटीग्रेशन और वन से माइनस वन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस हो गया, अब इसमें वैल्यू रखेंगे माइनस वन अपॉन वन आ जाएगा और फिर माइनस वन मिलेगा, दोबारा से रखेंगे ये हो जाएगा माइनस माइनस के वन अपॉन वन, ठीक है ना, यानी ये माइनस के टू ही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस माइनस के टू, है ना, और यहाँ पे है हमारा टू आई, तो ये आई इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये आई इक्वल्स टू बनेगा हमारा इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई भी तो होगा ना, ये पाई जो होगा ये पाई दोनों में था ना, ये हाँ ये पाई यहाँ पर भी था और ये पाई यहाँ पर भी है और ये पाई यहाँ पर भी है, तो ये पाई यहाँ पर भी है, ये हो जाएगा आपका टू आई इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस टू पाई, इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा पाई माइनस टू और अपॉन में टू आ जाएगा, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई टू और इंटू में पाई माइनस टू, ठीक है ना। और यही आपकी क्या थी, देखिए राइट हैंड लिमिट थी, राइट हैंड साइड थी, ठीक है ना, ये आपकी प्रूफ हो गई बराबर आर एच एस। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन आसान है, आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नाइन्थ का क्या क्वेश्चन, ये क्या कहता है, नाइन्थ का क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाकलन कीजिए आप सेक स्क्वायर टू एक्स अपॉन कोट एक्स माइनस टेन एक्स और इसका हो गया होल स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर टू एक्स को मैं एज इट इज़ रखता हूँ और ये जो नीचे वाला है कोट को लिख लेता हूँ कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ, और टेन को लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है, स्क्वायर होल दोनों का है ही। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टू एक्स अपॉन, यहाँ से जब मैं एलसीएम लूँगा तो कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस और इधर से चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स और दोनों का है स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा आपका
सेक स्क्वायर 2x तो आपके पास है ही, और अपॉन में ये जो बना कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2x का फॉर्मूला होता है, और कोस 2x का ये स्क्वायर भी है, तो ये क्या बन गया कोस स्क्वायर 2x, ठीक है। और ये साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर जो है ये घूम करके ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो ये आ जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स, और इसका हो गया आपका होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका होल स्क्वायर बन गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको मैं साइन 2x बनाने के लिए इसमें मुझे 2 चाहिए, क्योंकि 2 साइन एक्स कोस एक्स फॉर्मूला होता है, तो मुझे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ब्रैकेट के अंदर ही, स्क्वायर के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x, तो एज इट इज़ है ये, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x, साइन 2x का स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और 1/4 चला जाएगा डायरेक्ट बाहर, ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर 2x, और अपॉन में है आपके कोस स्क्वायर 2x और dx। तो ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर 2x और dx, ठीक है। अब यहाँ से आसान है ये, अगर मैं 10x को t मान लूँ तो सेक स्क्वायर dx का dt आ जाएगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना tan 2x को हम t मान लेते हैं, तो tan का आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x, और 2x का दोबारा करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा और dx आ जाएगा और dt आ जाएगा, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx इक्वल्स टू dt/2। ये dx यहाँ का हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है ना, ये मत सोचना कि ये dx इधर कहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू सेक स्क्वायर 2x dx की, ये और ये dx, इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt/2, और इसकी जगह हम t स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 समाकलन टी स्क्वायर, इसकी जगह tan 2x की जगह t लिख दिया, टी स्क्वायर हो गया, पूरे की जगह dx dt/t लिख दूंगा, dt/2, 2 चला गया बाहर, तो ये कितना हो गया 1/8 हो गया, ठीक है ना, 1/8 हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं t³/3, टी स्क्वायर का हो जाएगा t³/3, t³/3, और ये आ जाएगा आपका प्लस c, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया 1/8 या 24, और t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी थी हमने माना था 10x 2x, तो ये आ जाएगा 10³ 2x, और प्लस में आ जाएगा c, ये आपका हो जाएगा आंसर। और बच्चों जो आंसर है उसमें ये 1/6 आ रहा है, ठीक है ना। अब आप बताना कि इसमें कहाँ गलती हुई है, या आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ख का फर्स्ट, बच्चों जो ये ख का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम अभी पीछे के कुछ लास्ट जो हमने सेट किया था उसमें भी किया था ये, तो वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। लगातार अभी 2024 में जो पेपर आए हुए हैं उनमें ये सब में आया हुआ है, बस यहाँ पे किसी में 25 है, किसी में 4 है, उसी तरीके से ये होगा, ठीक है ना। तो आप इसको कर लेना, ठीक है, इसको मैं नहीं कराऊंगा, मैं सेकंड पार्ट कराता हूँ इसका, ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर में से आप इसको कर लेना। तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट के क्वेश्चन पर। ये चलता है 500e⁻7x और प्लस 600e⁻−7x, इसका हमें लाना है d2y/dx 49y। देखिए बहुत आसान है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, dy/dx इक्वल टू कितना आएगा 500e⁻7x और 7 का दोबारा होगा 7 आ जाएगा, प्लस 600e⁻−7x का e⁻−7x, और -7x का दोबारा करेंगे तो -7 आ जाएगा। दोबारा फिर करो d2y/dx स्क्वायर, ये 500 एज इट इज e⁻7x का e⁻7x, और इसका दोबारा फिर करेंगे 7x का, एक 7 और आ जाएगा और एक 7 पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा 49। इसी तरीके से प्लस 600e⁻−7x, और -7x एक और बार आएगा जब इसका करेंगे, और -7 पहले से रखा है, यहाँ भी 49 आ जाएगा। तो यहाँ से जब मैं 49 कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा 500e⁻7x प्लस 600e⁻−7x, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y, सेम बन गया ना, तो ये 49y हो जाएगा, और ये इसने दे ही रखा है d2y/dx स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी आप पीछे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको नहीं होता है ये, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं, या कोई भी डाउट आपका हो, बुक में से हो, एग्जाम्पल में से हो, आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।